आवाज ठीक जा रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्त्या क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मंडे से फ्राइडे तक का ध्यान रखिएगा। मंडे से फ्राइडे तक का जितने भी टॉपिक को पढ़े हैं पहले करेंगे रिवीजन। उसके बाद संबंधित प्रश्न, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित प्रश्न जो पेपर में आते हैं उसको करेंगे सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट समझिए दोस्तों कि हर शनिवार को क्या होगा। हर शनिवार को दोस्तों क्या करेंगे, सोमवार से शुक्रवार तक जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे एक ही वीडियो में शनिवार को आएंगे और सारे वीडियो का रिवीजन करेंगे। और जितने भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शनिवार सोमवार से शुक्रवार तक, वो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में आ भी चुके हैं, जो आने की संभावना है, सभी को प्रैक्टिस करेंगे। 70 से 80% रहेंगे। तो शनिवार का क्लास आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, ये सूचना मैं आपको पहले ही देता हूं। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग का 2 मिनट आपका टाइम लेंगे और केंद्रक के बारे में जानकारी दे देंगे और हमारा सेल का महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हम लोग देखा था कि कोशिका के बारे में, ये अपना सेल है और सेल के मिडिल में क्या होता है दोस्तों, केंद्रक होता है। समझिएगा, इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ये केंद्रक का फोटो दोस्तों, ये समझिएगा, ये आपका केंद्रक है। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, बीच बीच में गैप है, ये लाइन गैप है। तो समझिएगा जितने भी महत्वपूर्ण पदार्थ का आदान प्रदान होता है तो इन्हीं गैप के माध्यम से होता है। दोस्तों देखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि आपका हो गया प्रोटीन, हो गया आपका, फिर से हो गया ग्लूकोज, हो गया, तो सभी पदार्थों का माध्यम दोस्तों किस माध्यम से होगा, तो जितनी भी बॉक्स आपको दिख रहा है बॉक्स के माध्यम से होगा। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। अब दोस्तों कि हमारे केंद्रक से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनते हैं। पहला प्रश्न कि केंद्र का खोज किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो आपको याद होगा कि केंद्र खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब, रॉबर्ट ब्राउन साहब। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि केंद्र का खोज किसके द्वारा किया गया है, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि इस केंद्रक में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि केंद्रक में ये आकृति का, केंद्रक में धागेनुमा आकृति का दोस्तों एक पदार्थ होता है। ये पॉइंट समझिएगा कि केंद्रक में धागेनुमा आकृति का एक पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं, तो पॉइंट समझिए दोस्तों, इसे क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट हो जाएगा हम लोग का कि गुणसूत्र का नाम आप लोग जानते होंगे, डीएनए का नाम जानते होंगे और जीन का नाम जानते होंगे। तो प्रश्न कैसे बनते हैं कि केंद्रक में बोल देगा कोशिका के किस अंग में आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अधिकांशतः इस तरीके से आएगा कि केंद्रक में क्या क्या एलिमेंट पाया जाता है। दोस्तों सब पर्सन बोलेंगे कि धागे नुमा जो संरचना होती है उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन के दोस्तों एक धागा को, दोस्तों बस एक पॉइंट समझिएगा कि क्रोमेटिन के ये जो धागा है उसको एक आकृति हटा लेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, तो क्रोमोसोम मिलेगा। तो पॉइंट समझिएगा, क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम को हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, तो गुण सूत्र बोलते हैं। ये पॉइंट। और गुण सूत्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो डीएनए पाया जाता है, डीएनए। और डीएनए के अंदर दोस्तों क्या होता है, तो जीन पाया जाता है। तो ये पॉइंट समझिए दोस्तों कि केंद्रक में हम लोग को क्या मिलता है, क्रोमेटिन नाम का एक पदार्थ मिलता है जो कि जिसका रचना धागेनुमा होता है। बस एक धागा को हम लोग निकाल लेते हैं, एक धागा को निकाल लिए, ये क्या बनता है दोस्तों, ये आपका गुणसूत्र होता है। और गुणसूत्र के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो डीएनए होता है, डीएनए होता है। तो पॉइंट समझिएगा, क्रोमेटिन, उसके बाद क्या आता है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम आता है, फिर क्या आता है, डीएनए आता है, फिर जीन ऐसा आता है। फिगर के माध्यम से समझिए दोस्तों, ये आपका सबसे छोटा इकाई क्या हो गया, जीन हो गया। जीन से बड़ा क्या हो गया, तो डीएनए हो गया। फिर इससे बड़ा क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया। और सबसे बड़ा क्या हो गया दोस्तों, तो क्रोमैटिन हो गया, क्रोमैटिन हो गया।
आपसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि अनुवांशिकता का लक्षण किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अनुवांशिकता का लक्षण कौन प्रदान करता है? तो जीन करता है। याद कीजिएगा कि अनुवांशिकता का लक्षण किसके द्वारा प्रदान होता है? तो जीन के द्वारा। एक फिर से एक प्रश्न बन के आता है कि अनुवांशिकता का वाहक कौन है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? गुणसूत्र हो जाएगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुवांशिकता का वाहन पूछ दे, वाहक पूछ दे तो गुणसूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये वाहक हो जाएगा। जबकि लक्षण किससे मिलता है दोस्तों? तो जीन से मिलता है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्या बन के आते हैं। जीन पूछ रहा है कि गुणसूत्र पूछ रहा है, वाहक पूछ रहा है कि लक्षण पूछ रहा है। सिंपल दोस्तों हम लोग समझेंगे कि डीएनए का आकृति कैसा होता है। ये आठ प्रकार का होता है। डीएनए का आकृति कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार की आकृति का खोज किसके द्वारा किया गया? ये आकृति का खोज जो डीएनए का है ये किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों? तो फ्रेडरिक मिस्चर। फ्रेडरिक मिस्चर। जबकि आपसे ये प्रश्न बन के आते हैं कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, बोल देगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों? तो वाटसन एवं क्रिक। तो पॉइंट समझिएगा, सिंगल जो डीएनए जो आपका 8 प्रकार के था इसकी खोज कौन किया? तो फ्रेडरिक मिस्चर। लेकिन दोस्तों जब इसका मॉडल क्या हो गया? डबल हो गया। तो इसका खोज कौन किया? तो एक व्यक्ति का नाम क्या है? वाटसन, और दूसरा का नाम क्या है? क्रिक साहब। ये अंतर आप समझिए दोस्तों, ये आपका अंतर से प्रश्न बनते हैं, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जब आकृति इस प्रकार का होगा मतलब कि डीएनए का खोज बोलेगा तो फ्रेडरिक मिस्चर कीजिएगा, लेकिन आपसे पूछ देगा कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भाई कौन किया है? तो वाटसन एवं क्रिक साहब खोज किए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखें दोस्तों, जीन का खोज। जो डीएनए के अंदर कौन होता है? तो जीन होता है दोस्तों। ये जो आपका आकृति बनना है, ये जो आकृति क्या है? ये आपका क्या है? ये जो लाइन दोस्तों ये क्या है? ये जीन है। तो डीएनए के अंदर जीन का खोज कौन किया है? तो जोहानसन। कौन किया है? देखेंगे दोस्तों, जोहानसन। जोहानसन बोल देगा कि डीएनए का खोज कौन किया है? तो फ्रेडरिक मिस्चर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल खोज कौन किया है? तो वाटसन एवं क्रिक। उसके अंदर डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो जीन पाया जाता है। तो डीएनए का इकाई क्या हो गया? जीन हो गया। फिर से गुणसूत्र का एवं डीएनए का इकाई क्या होता है दोस्तों? तो सबसे छोटा क्या हो गया? जीन होता है। तो क्वेश्चन बन के आएंगे, गुणसूत्र का इकाई क्या है? तो जीन होगा। डीएनए का इकाई क्या हो जाएगा? तो जीन हो जाएगा दोस्तों। तो ये जीन का खोज कौन किया है? तो जोहानसन ने। तो महत्वपूर्ण पॉइंट जो केंद्रक में दोस्तों आपसे इस तरीके से प्रश्न बन के आए जाएंगे कि हमारे कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अधिकांशतः कोशिका कहाँ पाया जाता है? मतलब माफ कीजिएगा कि हमारे केंद्रक, हमारे कोशिका में अधिकांशतः डीएनए कहाँ मिलते हैं? तो केंद्रक मिलते हैं। जैसे हम लोग देखा था ये क्या आपका हो गया? ये पूरा आपका क्या हो गया? केंद्रक हो गया। केंद्रक में क्या हो गया आपका? डीएनए। अब पूछता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ मिलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कल का वीडियो में मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। एवं आपका हरित लवक में क्या होता है? हरित लवक में भी डीएनए मिलता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर अधिकांशतः डीएनए कहाँ मिलते हैं? तो ये पहला प्रश्न हो गया दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? केंद्रक में मिलता है। फिर पूछेगा कि कोशिका में ही केंद्रक के अलावे डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है और हरित लवक मिलता है। तो अमूमन दोस्तों हम लोग का लगभग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कोशिका का काम समझ में आ गया है, केंद्र का काम समझ में आ गया है। जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो सर्वप्रथम किसका विभाजन होता है? तो केंद्रक का दोस्तों। ये पॉइंट समझिएगा कि अगर कोशिका का विभाजन हो रहा है दोस्तों तो सर्वप्रथम किसका हो जाएगा विभाजन? तो सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन शुरू होगा। कहने का मतलब समझिएगा कि जब भी 2 भाई के बीच में बंटवारा होता है तो सबसे पहले घर का बंटवारा होता है। तो वैसे ही जैसे ही आपका बाबू ये आपका कोशिका का बंटवारा होगा उससे पहले क्या हो जाएगा? आपका केंद्र का बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। अब बाद में क्या हो जाएगा? 2 कोशिका बन गया ना, इससे 2 कोशिका का बन गया। ये पॉइंट समझिएगा। तो कोशिका विभाजन में केंद्रक भूमिका निभाता है और जितने भी कोशिका के अंदर जितने भी आपके अंग होते हैं
सबका कंट्रोल कौन करता है, सबका नियंत्रण कौन करता है, सबका गार्जियन कौन है, तो केंद्रक ही है। आपको समझिएगा, ये जो केंद्रक दोस्तों होता है, केंद्रक को गार्जियन बोला जाता है। जैसे हमारे घर में गार्जियन हमारी मम्मी होती है या पापा होते हैं, उन्हीं से पूछ कोई काम करते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर जितने भी अंग होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, सब किससे पूछ के काम करेगा, तो केंद्रक से पूछ कर काम करेगा। ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन बन के आ जाएंगे दोस्तों कि कोशिका पे नियंत्रण कौन करता है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों ये देखिएगा, ये आपका गुणसूत्र का आकृति है, समझिएगा। इस आकार का गुणसूत्र होता है दोस्तों, क्रोमोसोम होता है, और इसी में दोस्तों इस प्रकार का क्या होता है, डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। जो इस आकार का क्या होता है, आपका डीएनए होता है। और क्लियर पॉइंट, तो आपका ये आपका गुणसूत्र हो गया। और ये क्या हो गया, आपका धागे रचना क्या होता है दोस्तों, तो धागे क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। और उसमें से एक 8 को हटा लेंगे, इसको डीएनए बोलते हैं। और इसके अंदर जो आकृति होता है उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो आनुवांशिक लक्षण माता पिता से जो बच्चों में आता है, वो कौन लाता है, तो जीन लाता है। बोलता है ना घर पे कि देखो ना, अपने पापा की तरह मुंह है, अपनी मम्मी की तरह नाक है, अपनी माँ की तरह बोलता है। तो ये लक्षण कैसे आता है, तो ये लक्षण जीन लेके आता है, जीन लेके आता है। लेकिन ये जीन किस पे सवार होके, जीन किसका सवारी करके लाता है, तो गुणसूत्र का सवारी करके लाता है। तो गुणसूत्र क्या बोलेंगे हम लोग, ये देख लेंगे। ये एक गाड़ी लग गया, इसमें गाड़ी लग गया, ये आपका क्या हो गया, इंजन हो गया। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे गुणसूत्र, इसको बोलेंगे गुणसूत्र। इसमें कौन बैठा है, तो जीन बैठा हुआ है। देखिएगा, इसमें कौन बैठा है, जीन। तो बोलेगा कि अनुवांशिकता का वाहक कौन है, तो वाहक कौन हो गया दोस्तों, जो गाड़ी ले रहा है, ले जा रहा है, वो उसका वाहक हो गया। मोटरसाइकिल क्या है, वाहन है, वाहक है, तो वाहक कौन हो जाएगा, गुणसूत्र। लक्षण लाने वाला कौन है, तो जीन है दोस्तों। तो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, आप लोग को मैंने बोला था कि सोमवार से शुक्रवार तक का जितना भी टॉपिक है उसको आज की वीडियो में रिवीजन करेंगे। प्रत्येक शनिवार को क्या हो जाएगा, सोमवार से शुक्रवार के जितने भी टॉपिक किए हैं उसका रिवीजन होगा, और उससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे, और आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में बैठिए, प्रश्न नहीं छूटेंगे। दरोगा के एग्जाम में तो प्रश्न छूटेंगे नहीं, ये गारंटी मैं लेता हूँ साइंस का। लेकिन आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे। जैसे मैं आपको बार बार रिवीजन करवाता हूँ, वो आपको डेली करना है। समय निकाल के आधा घंटा या आपको 20 मिनट जब भी टाइम मिले तो आप रिवीजन कीजिए, तब जाके क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और चीजें ध्यान में भी रहेगी दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने अरस्तु के बारे में पढ़ा था दोस्तों, अरस्तु का पढ़ा था, पहला पॉइंट। दूसरा पढ़ा था हम लोग ने थियोफ्रेस्टस के बारे में, थियोफ्रेस्टस के बारे में। तीसरा दोस्तों पढ़ा था हम लोग ने कैरोलस लिनियस के बारे में दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए दोस्तों। अरस्तु कौन थे, तो जीव विज्ञान के पिता। ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के जनक इनको बोला जाता है। सेकेंड, जंतु विज्ञान के पिता बोला जाता है दोस्तों। पॉइंट एक और समझिएगा दोस्तों, इनका बुक का नाम क्या था, तो हिस्टोरिया एनिमालियम दोस्तों, एनिमालियम इनका बुक का नाम था दोस्तों। तो 3 क्वेश्चन, जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु साहब है। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु साहब है। हिस्टोरिया एनिमालियम सब कौन दिया था, तो दोस्तों अरस्तु साहब दिए थे। इसे दोस्तों इनको बोला जाता है जंतु। इसमें किसका चर्चा था, तो जंतु का चर्चा था। कुल 500 से ज्यादा जंतु का चर्चा किए थे दोस्तों, इसलिए इनको क्या बोला गया, जंतु विज्ञान का पिता बोला गया। एक पॉइंट और दोस्तों कि जीव विज्ञान, ये पॉइंट समझिएगा दोस्तों। जब आपसे पूछते कि जीव विज्ञान शब्द कौन दिया था, तो लैमार्क साहब, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। 2 पॉइंट समझिएगा कि जीव विज्ञान का पिता कौन हो गया दोस्तों, और जंतु विज्ञान के पिता दोस्तों कौन हो गया, तो आपका अरस्तु साहब हो गए। लेकिन ये प्रश्न बन के आ जाएंगे कि जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा दोस्तों। अब आते दोस्तों थियोफ्रेस्टस से क्या प्रश्न बनते दोस्तों, 2 प्रश्न। थियोफ्रेस्टस से 2 प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि पादप या वनस्पति
वनस्पति वनस्पति विज्ञान का दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का पिता पूछेगा तो कौन है दोस्तों? तो वनस्पति के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस है। इनका बुक कौन था? वो जिस बुक में वनस्पति के बारे में अध्ययन करके लिखे थे वो कौन सा बुक है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरियम। ये दो बुक याद रखिएगा। हिस्टोरिया एनिमलियम किसका दोस्तों? एनिमल के बारे में जानकारी कौन दिया था? तो अरस्तु साहब। और इनके शिष्य कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस इनके शिष्य थे। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इनके शिष्य कौन थे? थियोफ्रेस्टस है। और इन्होंने ही जंतु के जानकारी के बाद क्या किया? पादप के बारे में जानकारी दिया। तो वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। अब दोस्तों जितने भी जीवधारी है उनका वर्गीकरण किया गया। पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी जीवधारी है उनका वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकी का पिता कौन हुआ दोस्तों? तो लिनियस साहब क्या बोला जाता है? वर्गीकी का पिता। वर्गीकी का पिता किसे बोला गया? तो लिनियस साहब को बोला गया। लिनियस साहब ने समस्त जीवों को दो जगत में रखा है। पॉइंट बन के आ जाएगा कि कौन सा वैज्ञानिक है जिसने समस्त जीवधारियों को दो जगत में रखा है? तो आपका ऐसे क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस साहब। और एक जगत का नाम क्या है? तो पादप जगत। दूसरा जगत क्या था दोस्तों? तो जंतु जगत। दोस्तों तो ये पॉइंट समझिएगा कि टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोला गया? तो कैरोलस लिनियस को बोला गया। हिंदी में बोलेंगे तो वर्गीकी का पिता किसे बोला गया? लिनियस साहब को बोला गया। जीवधारियों को दो भागों में बंटवारा किसके द्वारा किया गया? तो लिनियस साहब के द्वारा किया गया। किस बुक में इन्होंने इनका जो अध्ययन था किस बुक में छपा? जो पादप और जंतु के बारे में बंटवारा था ये किस बुक में छपा था? तो आपसे पूछता है वो बुक का नाम क्या है? तो सिस्टेमा नेचुरा। तो पॉइंट समझिएगा दोस्तों, सिस्टेमा नेचुरा किसका बुक है? तो लिनियस साहब का बुक है। हिस्टोरिया एनिमलियम किसका बुक है? अरस्तु साहब का है। हिस्टोरिया प्लांटेरियम किसका बुक है? थियोफ्रेस्टस साहब का है। जीव विज्ञान के पिता किसे बोला? अरस्तु को। वनस्पति का पिता थियोफ्रेस्टस को। और वर्गीकी का पिता किसे बोला गया? कैरोलस लिनियस साहब को। दोस्तों दुई जगत में किसके द्वारा बंटवारा किया गया? लिनियस द्वारा। द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दिया गया? द्विनाम पद्धति। पॉइंट याद रखिएगा कि द्विनाम पद्धति के बारे में जानकारी किसके द्वारा दिया गया? तो लिनियस साहब के द्वारा। तो महत्वपूर्ण का जो बंद दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक लैमार्क साहब क्या है? तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो लैमार्क एवं ट्रेवी रेनस के द्वारा दोस्तों। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। अब दोस्तों अब यहाँ से करते हैं प्रश्न की शुरुआत। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और उससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो होगा मैं आपको बताता चलूंगा जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न दोस्तों क्या है? सबसे लंबी कोशिका। देखेंगे दोस्तों कि सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आपको पता होगा कि तंत्रिका कोशिका क्या बोलते हैं? सबसे लंबी कोशिका दोस्तों बोलते हैं। ये पॉइंट समझिएगा कि विश्व का या मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो आपसे एग्जाम में ध्यान देखिए आएगा तो आप लंबी, ये सबसे लंबी कोशिका दोस्तों कौन है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के पास क्या है? राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम किसके बने होते हैं दोस्तों? तो आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या होता है? ये आपका राइबोसोम बनते हैं दोस्तों। राइबोसोम का काम क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण किसका काम है? तो राइबोसोम का काम है। एक पॉइंट और समझिएगा, डीएनए प्लस प्रोटीन क्या कहलाता है? डीएनए प्लस प्रोटीन क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको बोलते हैं गुणसूत्र बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अनुवांशिकता का वाहक कौन है दोस्तों? अनुवांशिकता का वाहक किसे बोला गया? तो गुणसूत्र को बोला गया। किससे बनता है? तो डीएनए प्लस प्रोटीन को। अब आते हैं आरएनए प्लस प्रोटीन क्या कहलाता है? तो राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है दोस्तों। ये कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा कोशिका के अंदर में पाया जाता है। कोशिका के अंदर में और केंद्र के अंदर में भी क्या होता है? डीएनए इस आकृति का होता है। वास्तव में कहाँ पाया जाता है? तो गोल्जी सॉरी माफ कीजिएगा ईआर पे पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है कोशिका शब्द। कोशिका शब्द किसने दिया दोस्तों?
तो आपको याद होगा कि मृत कोशिका का बात हो रहा है कि जीवित कोशिका का बात हो रहा है। अभी तक आपको इसमें क्लियर नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। जब तक जीवित का बात ना हो तब तक आप ल्यूवेनहॉक को मत टिक कीजिएगा। जब तक जीवित कोशिका का बात ना हो तब तक ल्यूवेनहॉक का मत टिक कीजिएगा। सिंपल कोशिका आ जाएगा, आपका ऐसे क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक साहब हो जाएंगे। क्या किए, कोशिका शब्द का प्रयोग किए थे। और इस जो कोशिका के बारे में इन्होंने जो जानकारी प्रदान किया वो किस बुक में किया, तो माइकोग्राफिया। बुक का नाम क्या है, माइकोग्राफिया। दोस्तों ये बुक को याद रखेंगे। 3-4 बुक हो गया, रस्तु का बुक एनिमालियम हो गया, आपका वनस्पति ये थियोफ्रेस्टस का बुक कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा प्लांटरम हो जाएगा। लिनियस का बुक क्या होगा, सिस्टेमा नेचुरा हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही कोशिका के बारे में रॉबर्ट बुक का नाम क्या है, तो माइकोग्राफिया होगा दोस्तों। आप देखिएगा कि ल्यूवेनहॉक ने किसका खोज किया, तो जीवित कोशिका का और जीवाणु का भी दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया, तो कोशिका का। रॉबर्ट ब्राउन ने तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, खोज कौन किया है दोस्तों, तो रॉबर्ट ब्राउन साहब किए हैं। और फ्लेमिंग, ये फ्लेमिंग वो डब्ल्यू वाल्डेयर है। ध्यान रखिएगा कि वाल्डेयर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया है, तो क्रोमेटिन का खोज किया है। क्रोमेटिन का खोज किया कौन किया है, वो ये फ्लेमिंग साहब। फ्लेमिंग दो आते हैं, एक दोस्तों आता है क्या होता है, ए फ्लेमिंग, एक आएंगे डब्ल्यू फ्लेमिंग दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा ये फ्लेमिंग साहब और ये फ्लेमिंग साहब दोनों में अंतर समझिएगा। इन्होंने क्रोमेटिन का खोज किया था, किसका, क्रोमेटिन का। जबकि दोस्तों ये पेनिसिलिन का खोज किए थे, क्या किए थे, पेनिसिलिन का खोज किए थे। तो ये आपको पेपर में बच के चलना है, कंफ्यूजन से बचना है कि पेनिसिलिन का खोज कौन किया है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जबकि दोस्तों डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था, तो क्रोमेटिन का खोज किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। लाइसोसोम आत्महत्या की थैला है, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक एंजाइम होता है दोस्तों, तो क्या करता है, हानिकारक जीवाणु को मार देता है। लाश याद कैसे करेंगे, लाश से बिछा देता है। लाश कौन बिछा रहा है दोस्तों, तो लाइसोसोम क्या करता है, तो लाश से बिछा देता है। तो इस तरीके से याद करेंगे क्या बोला गया, तो आत्महत्या का थैला बोला गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा, दो प्रश्न बन के आ जाएंगे कि लाइसोसोम का खोज कौन किया दोस्तों, तो डी डुबे। लाइसोसोम का खोज कौन किया है, तो डी डुबे लाइसोसोम का खोज किया गया है। और इसका निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, तो गोल्जी कायम में होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2 पॉइंट याद रखिएगा कि गोल्जी कायम में किसका निर्माण होता है, तो लाइसोसोम का निर्माण होता है दोस्तों। खोज कौन किया है, तो डी डुबे साहब खोज किए हैं। काम क्या है, जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं, जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं दोस्तों, इसको कौन भक्षण करता है, तो लाइसोसोम। क्या कैसे करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो लाश से बिछा देता है। लाइसोसोम क्या करता है, लाश से बिछा देता है। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों, ये जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सब कोशिका के अंग है। इसको क्या बोला जाता है, कोशिकांग बोला जाता है। कोशिका का अंग दोस्तों बोला जाता है। समझिएगा कि पावर हाउस क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है, पावर हाउस बोलते हैं। इसको बिजली गृह भी बोलते हैं, बिजली गृह भी बोलते हैं दोस्तों। अब समझिएगा पावर हाउस मतलब क्या होता है, कोशिका हमारे बॉडी को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो कोशिका का कौन अंग है जो ऊर्जा प्रदान करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया से 3 प्रश्न बने एग्जाम में। इसका खोज कौन किया दोस्तों, तो अल्टमैन इसका खोज किया है। इसका नामांकन कौन किया दोस्तों, तो बेंडा साहब बेंडा इसका नामांकन करता है दोस्तों। एक पॉइंट और समझिएगा दोस्तों यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है किस माध्यम से होता है, तो श्वसन माध्यम से होता है। क्या होता है इसमें दोस्तों, जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट जाता है, ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो समझिएगा ये इसका पूरा क्या माध्यम क्या हो गया, ये इसका हो गया श्वसन हो गया, श्वसन हो गया। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका ग्लूकोज गया, कार्बोहाइड्रेट गया दोस्तों, तो क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण। तो अगर आपके एग्जाम में श्वसन आ जाए तो श्वसन टिक कीजिएगा, और ऑक्सीकरण आ जाए तो ऑक्सीकरण टिक कीजिएगा दोस्तों। पॉइंट समझ में आ गया। तो कोशिका का पावर हाउस किसे बोला गया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया। खोज कौन किया दोस्तों, अल्टमैन ने खोज किया। नामांकन नाम कौन डाला दोस्तों, तो नाम बेंडा ने। कैसे ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होता है, तो श्वसन के माध्यम से। और दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, तो इसका ऑक्सीकरण होता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट समझिए दोस्तों कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों ऊर्जा रहता है किस रूप में, तो एटीपी के रूप में रहता है,
ATP के रूप में रहता है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया से पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। समटाइम कभी कभी आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कोशिका दोस्तों, ये अपना कोशिका है। कोशिका में केंद्रक के अलावे में दोस्तों के यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पे हरित लवक में क्या होता है दोस्तों, दोनों में डीएनए पाया जाता है। ये पॉइंट समझिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका क्या हो गया, हरित लवक हो गया। इसमें भी डीएनए पाया जाता है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है और केंद्रक में भी डीएनए पाया जाता है। तो पूछ देगा केंद्रक के अलावे डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, एक आपका हरित लवक जिसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं, डीएनए में क्या होता है दोस्तों, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि डीएनए के अंदर में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। पॉइंट क्लियर रखिएगा दोस्तों। डीएनए से क्वेश्चन बनता है, डीएनए खोज कौन किया दोस्तों, तो फ्रेडरिक मिस्चर। जबकि दोस्तों ये डीएनए कैसा था, तो इस आकार का था। लेकिन दोस्तों ये डीएनए में दोस्तों क्या हो गया, ऐसे करके दोस्तों ये जो आकृति है डबल हेक्सल मॉडल, दोस्तों डबल हेक्सल मॉडल पूछ देगा डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा कि डीएनए का दोस्तों खोज कौन किया था, तो फ्रेडरिक मिस्टर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कौन दिया है दोस्तों, तो वाटसन एवं क्रिक दिया है। पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, इससे पहले हमने देखा था कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होगा, तो ऑलवेज जहां पे राइबोसोम पाया जाएगा प्रोटीन संश्लेषण वही करेगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रोटीन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा दोस्तों, तो राइबोसोम में होगा। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोला जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। एक पॉइंट और याद रखिए दोस्तों, राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो RNA प्लस में प्रोटीन से होता है। तो ये आप भूलिएगा मत दोस्तों कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, RNA प्लस प्रोटीन से होता है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग के सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता दोस्तों। तो आपको जब पढ़ाया गया था दोस्तों कि जीवाणु में क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। मतलब अगर जीवाणु का आकृति इस तरीके से है, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे रहता है हमेशा। केंद्रक दोस्तों, केंद्रक आकृति क्या होता है, गोल होता है। क्या आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जीवाणु में केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली में नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जीवाणु में क्या होता है, केंद्रक नहीं होगा। बाकी हरा सवाल में होगा, कवक में होता है, टाइकेन में होता है। ये बताइएगा कि हुटलर साहब ने 5 जगत में जो बंटवारा किया था दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 2 जगत में बंटवारा कौन किया दोस्तों, तो आपका लिनियर साहब। लेकिन बोल देगा 5 जगत में बंटवारा कौन किया दोस्तों, 5 जगत में, समझ जिम्मेदारी को 5 जगत में, तो हिटलर साहब, हिटलर साहब। तो हिटलर साहब का जगत कौन कौन था दोस्तों, तो पहला था मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। दोस्तों आपसे मैंने बोला था कि आपको मोनेरा याद रखना है। मोनेरा में दोस्तों क्या होता है, जीवाणु आते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो बोल रहे क्वेश्चन कि जीवाणु में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये किस कुल में आता है, तो दोस्तों मोनेरा कुल में आता है। और जो भी कुल है दोस्तों 5 जगत में बंटवारा समस्त जीवधारी कौन क्या है, तो हिटलर साहब करते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम लोग का क्या है, ईस्ट क्या है दोस्तों, ईस्ट क्या है, एक कवक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईस्ट क्या है, एक कवक है। ये किस कुल में आते हैं दोस्तों, ये यूकेरियोटिक में आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्या आते हैं, तो यूकेरियोटिक में आते हैं। उसमें एक कोशिकीय होते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय भी होते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सभी कवक क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। सभी कवक दोस्तों क्या होते हैं, तो स्पोरोफाइट होते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट मतलब क्या, विषम पोषी कहते हैं इसको, विषम पोषी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सभी कवक क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना दोस्तों। और हेट्रोट्रोफा कौन होता है दोस्तों, तो जीवाणु होते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा
कि विविध पोषी, विविध पोषी कौन है? तो जीवाणु है दोस्तों। जबकि बोल देगा विषम पोषी, दोनों में अंतर समझिए दोस्तों कि विषम पोषी बोलेगा तो आपको क्या करना है, कवक टिक लगाना है। लेकिन आपसे पूछ देगा कि हेट्रोफा या विविध पोषी, आपको क्या टिक लगाना है, जीवाणु टिक लगाना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हम लोग कवकों में संचित भोजन किसमें रहता है दोस्तों? तो ग्लाइको प्रोटीन में रहता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजन क्या होता है? कवक का जो खाना कहाँ रखता है दोस्तों? तो ये अपना ग्लाइकोजन में। जैसे हम लोग का खाना कहाँ पे? यकृत में रहता है संचित रूप से। उसी प्रकार कवक में खाना कहाँ आता है? ग्लाइकोजन में। कवक से क्वेश्चन और बन गया दोस्तों कि कवक का कोशिका भित्ति किससे बनता है दोस्तों? तो कवक का कोशिका भित्ति किससे बनता है? तो काइटिन से बनता है। काइटिन से बनता है। कवक का अध्ययन क्या होता है? तो माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी कहते हैं। दो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि कवक का अध्ययन क्या होता है? तो माइकोलॉजी होता है। कवक का कोशिका भित्ति किसका बनता है? तो काइटिन का बनता है। और कवक अपना भोजन कहाँ रखता है? तो ग्लाइकोजन में रखता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या आता है दोस्तों? तो ये चीज समझिए दोस्तों कि ये आपका हो गया डीएनए का। दोस्तों ये आकृति हो गया। अब समझिए दोस्तों इसमें क्या होता है। ये हो गया, फिर से दोस्तों समझिएगा आराम से। एक बार आप समझ लीजिएगा तो ये बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा एक ही बार में दोस्तों। ये कलर समझिएगा, ये जो मैंने आपको कलर दिया है दोस्तों, ये पॉइंट समझिएगा कि डीएनए में दोस्तों ये क्या है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में 4 प्रकार का बेस होता है। 4 प्रकार का बेस होता है। एक क्या होता है आपका एडेनिन, एडेनिन होता है। एक आपका होता है थाइमिन होता है। एक है साइटोसिन होता है। एक क्या होता है गुआनिन होता है दोस्तों। तो ये पॉइंट समझिएगा कि एडेनिन होता है, दूसरा थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है। गुआनिन होता है दोस्तों। याद रखिएगा कि डीएनए में क्या होता है दोस्तों, ये चारों होते हैं। जबकि दोस्तों आरएनए में दोस्तों क्या होता है, आरएनए में थाइमिन हट जाता है। थाइमिन में क्या आता है? तो यूरेसिल आता है। यूरेसिल आता है दोस्तों। तो ये पॉइंट समझिएगा। ये आपका क्या आकृति हो गया डीएनए का। ये क्या हो जाएगा आरएनए का। तो पॉइंट दोस्तों समझिएगा डीएनए आरएनए में अंतर। ये इसमें होगा, ये भी होगा, इसमें हो जाएगा। अंदर किसमें दोस्तों? तो थाइमिन में और यूरेसिल में। तो यही प्रश्न दोस्तों बन के आता है कि आरएनए एवं डीएनए के होता है संरचना दोस्तों, उसमें किसका दोस्तों स्थान परिवर्तन होता है? तो डीएनए में आपका थाइमिन मिलेगा, जबकि आपका यूरेसिल किसमें मिलेगा? आपको आरएनए में मिलेगा। तो पॉइंट दोस्तों क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा दोस्तों जीव कौन है? याद रखिएगा कि क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि हमारे विश्व में सबसे छोटा कोशिका या सबसे छोटा जीव कौन है दोस्तों? तो माइकोप्लाज्मा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये किस में आता है? तो प्रोटिस्टा कुल में आता है। माफ कीजिए दोस्तों, ये आपका आता है मोनेरा में आता है। मोनेरा में दोस्तों मैंने बोला था आपका कि हिटलर ने 5 जगत में सभी जीव द्रव्यों का विभाजन किया था। इसमें दोस्तों आपका मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, जंतु हो गया और पादप हो गया। तो मोनेरा में दोस्तों आर्कीबैक्टीरिया भी आता है। मोनेरा में आर्कीबैक्टीरिया भी आता है, साइनोबैक्टीरिया भी आता है और माइकोप्लाज्मा भी आता है दोस्तों। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि माइकोप्लाज्मा हिटलर का किस जगह से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो आपका आंसर मोनेरा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख के चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों कि प्लाज्मा झिल्ली दोस्तों क्या होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में एक पॉइंट समझिए दोस्तों। इसका काम होता है दरबान का, मतलब ये आपका कोशिका हो गया दोस्तों, कोशिका हो गया। इसके ऊपर में क्या लगा होता है? इस तरीके से पूरा कोई कोशिका दोस्तों इस तरीके से होता है। ये आकृति दोस्तों होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली का काम दोस्तों क्या होता है? तो कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों का चयन करना। तो देखें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों कि प्रोटीन से मिसाल करता नहीं हो जाएगा, ये राइबोसोम करता है।
केवल जल के कोशिका में बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करना, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट ये समझिएगा दोस्तों कि कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकासन को नियंत्रित करता है। कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली। जो भी सेल से संबंधित महत्वपूर्ण पदार्थ होगा उसको सेल के अंदर में एंटर करवाएगा, बाकी जो पदार्थ होगा दोस्तों उसको बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो पॉइंट क्लियर समझिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चयन आवर्धन कितना होता है दोस्तों? ये होता है 2 लाख गुना। आप आराम से ऐसे लिखेंगे 2 लाख गुना क्या होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है दोस्तों? 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कभी कभी दोस्तों 10 के पावर -8 सेंटीमीटर देता है, तो दोनों दोस्तों सही है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। 10 के पावर -10 क्या होता है आपका मीटर में आ जाएगा, और 10 के पावर -8 क्या होता है सेंटीमीटर में आएगा एक एंगस्ट्रॉम दोस्तों। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे दोस्तों। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। समझिएगा कि कोशिका निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। कोशिका के निर्माण में दोस्तों प्रोटीन का महत्व ज्यादा होता है, तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया दोस्तों? तो कोशिका सिद्धांत के बारे में दोस्तों, कोशिका का खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक साहब, लेकिन बोला है कोशिका सिद्धांत के बारे में तो स्लाइडेन एवं स्वान साहब। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्लाइडेन एवं स्वान साहब। आपसे प्रश्न बन के आ जाएंगे कि कोशिका अगर वनस्पति में होगा, पॉइंट याद रखिएगा कि वनस्पति में कोशिका सिद्धांत कौन दिया? तो स्लाइडेन साहब दिए दोस्तों। और जंतु में दोस्तों कोशिका सिद्धांत कौन दिया दोस्तों? तो स्वान साहब। याद कैसे करोगे? स्वान मतलब क्या होता है? सुअर। स्वान मतलब क्या होता है? सुअर। तो स्वान से आप जंतु याद रख सकते हो दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण प्रमुख है दोस्तों? एक पॉइंट समझिएगा, ये आपका क्या हो गया? पादप सेल जो कि आयताकार होता है दोस्तों। ये क्या हो गया? जंतु सेल, जंतु कोशिका इसको बोलते हैं, जंतु कोशिका बोलते हैं, इसको पादप कोशिका बोलते हैं, पादप कोशिका बोलते हैं दोस्तों। इसमें समझिएगा ये केंद्रक हो गया, इसमें एक अंग होता है, कोशिका का अंग क्या है? तारक काय, तारक काय। इसमें समझिए दोस्तों कि कोशिका के जो बाहर में दोस्तों ये जो पार्ट है, कोशिका के बाहर में जो पार्ट है दोस्तों, इसको बोलता है कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और अंदर दोस्तों क्या होता है? हरित लवक होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं, प्लास्टिड दोस्तों बोलते हैं। समझिएगा कि तारकाय इसमें नहीं पाया जाता है। पॉइंट समझिएगा कि जंतु कोशिका में जो तारकाय पाता है वो पादप में नहीं पाया जाता है, और पादप में जो कोशिका भित्ति होता है और प्लास्टिड होता है दोस्तों, ये क्या होता है? ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है दोस्तों। कोशिका भित्ति काम होता है एक जगह रह के चीजों को मजबूती प्रदान करना दोस्तों, उसका आकार प्रदान करना। ये पेड़ पौधा में दोस्तों होता है। जो चलने फिरने वाला जानवर है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट कि प्लास्टिक का काम क्या है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाना। तो खाना बनाने का काम किसका है? पेड़ पौधा का, जंतु का नहीं है दोस्तों। तो जंतु में क्या आपको प्लास्टिक या लवक या हरित लवक पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तो अंतर आप लोग समझिएगा, कोशिका भित्ति किसमें होगा? पादप में होगा। और जंतु कोशिका में दोस्तों क्या होगा? तारकाय दोस्तों होता है। तारकाय का काम क्या है दोस्तों? तो शुक्राणु का निर्माण करना, शुक्राणु का पुष्प का निर्माण करना। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण दोस्तों? देखिएगा, सभी पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका प्लास्टिक दोस्तों होता है, प्लास्टिक इसका तीन पार्ट होता है। आपका क्या होता है? एक वर्ण, ये आपका हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, और क्या होता है? अवर्णी लवक दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें खाना बनता है। तो बोल देगा कि पादप कोशिका में किचन ग्रुप में कौन सा अंग काम करता है? खाना बनाने वाला काम कौन करता है दोस्तों?
तो आपका इनसे क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा दोस्तों। तो सभी पादप में दोस्तों खाना कौन बनाएगा, तो हरित लवक वो बनाएगा, इसलिए इसको पादपों का किचन बोलते हैं या आपको खाना घर भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वन, सभी पादप कोशिकाओं में केवल स्मूथ ईयर होता है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये भी आपका क्या होगा, निम्नलिखित में से एक लक्षण का प्रमुख है दोस्तों, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बिल्कुल दोस्तों ये भी सही है आपका, पादप कोशिका विशिष्ट नहीं होती दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में स्मूथ भी होता है और रफ भी होता है, तो आप ऐसे क्या जाएगा दोस्तों, बी जाएगा। तो पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम है तो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जब ये नहीं होगा कोशिका में दोस्तों तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें होता है दोस्तों, तो केंद्रक और कोशिका द्रव को मिलाएंगे तो क्या बना दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल बनता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य काम क्या है दोस्तों, आरएनए का मुख्य काम क्या है दोस्तों, तो पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। बिल्कुल गलत हो गया, क्या कहेंगे, तो पाचन क्रिया में क्या होता है दोस्तों, ये सहायता करता है, ये भी क्या गलत हो गया। अब दोनों ये भी इनमें से कोई नहीं, इसका ऐसा क्या जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हम लोग, डीएनए का मूल मात्र क्या है दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ध्यान रखिएगा, ओसाइड्स गलत हो जाएगा, ओटाइड्स, ध्यान रखिएगा, ओटाइड्स। डीएनए का मूल मात्र क्या होता है दोस्तों, तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कोशिका की सूक्ष्म जीवित कोशिका होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा होगा। ध्यान रखिएगा किस कुल में आते हैं दोस्तों, तो मोनेरा कुल में आते हैं, मोनेरा कुल में आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कोशिका जीवित कोशिका कौन होगा दोस्तों, तो माइकोप्लाज्मा होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्याज प्याज छीलने या काटने पर दोस्तों आंखों में आंसू आता है दोस्तों, किस कारण दोस्तों, उसमें गंधक होता है। प्याज की कोशिकाओं में सल्फर रहता है या गंधक रहता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गंधक के कारण क्या होता है दोस्तों, आंख में आंसू आना शुरू हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा आप। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होगा दोस्तों। इससे पहले आपने देखा था कि कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का ऑक्सीकरण जो भी पदार्थ का होगा वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो आपका राइट से क्या जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों होता क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, किस रूप में एनर्जी रहता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा रहता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अब आते हैं कोशिका गतिविधियां में नियंत्रित कौन करेगा। आपको मैंने दोस्तों बोला था कि घर का गार्जियन कौन होता है, मम्मी या पापा होता है। तो कोशिका का गार्जियन कौन हो जाएगा, तो केंद्रक हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, न्यूक्लियस द्वारा क्या होता है, केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा दोस्तों होता है इसका राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति में दोस्तों होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया दोस्तों कि कोशिका भित्ति किसमें होगा दोस्तों, सिर्फ पादप में पाया जाता है। ये किससे बनता है दोस्तों, ये सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ किसमें होता है, पादप कोशिका में होता है, और ये पेड़ पौधों को एक जगह स्थिर रखता है, उसको यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। तो कोशिका भित्ति काम भी समझ में आ रहा है दोस्तों, ये किसमें होता है, तो आपका पादप कोशिका में दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग के पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, एक मोबाइल आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्या हो गया, नंबर वाला मोबाइल हो गया। एक मोबाइल दोस्तों क्या हो गया, स्क्रीन टच वाला हो गया। क्या हो गया, स्क्रीन टच वाला मोबाइल होगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, पहले का कोशिका। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, पहले वाला कोशिका। जबकि दोस्तों यूकैरियोटिक क्या होता है, अभी वाला कोशिका, मतलब कि जो हम लोग हैं। तो क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना
प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती दोस्तों, तो राइबोसोम बिल्कुल पाया जाएगा दोस्तों, कोशिका झिल्ली बिल्कुल पाया जाएगा। केंद्रक, ध्यान रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक या केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा दोस्तों। अब समझिएगा कि प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल दोस्तों हमने क्या दिया था आपको मैंने बताया जीवाणु, जितने भी जीवाणु होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं उसमें केंद्रक नहीं होते हैं। और ये जीवाणु दोस्तों किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। मतलब केंद्रक नाम का चीज कुछ प्रोकैरियोटिक में होता ही नहीं है दोस्तों, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 36 है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो रेस्पिरेशन दोस्तों, मतलब क्या, श्वसन। मैंने आपको फिगर के माध्यम से बताया दोस्तों कि ये आपका क्या होता है, श्वसन। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं श्वसन। किसका होता है, तो ग्लूकोज का होता है ऑक्सीकरण दोस्तों। तो आपसे पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो श्वसन होता है, जो कि क्या है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो इसको जितने भी पदार्थ आएंगे उसका ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया दोस्तों, तो अल्टमैन ने खोज किया था, और इसका नामकरण बेंडा ने किया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग, कि खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में दोस्तों क्या होता है, अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं दोस्तों, तो सूक्ष्म जीव कोशिका का द्रव्य कुंजन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, जितने भी दोस्तों एक्स्ट्रा नमक और चीनी होता है दोस्तों, ये पानी को सोख लेता है। ध्यान रखिएगा, जैसे पानी को सोख लेगा सूक्ष्म क्या हो जाएगा दोस्तों, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास नमक और चीनी का दो घोल है दोस्तों, ये समझिएगा, ये क्या हो गया, इसमें नमक यहाँ तक भरा हुआ है, नमक चीनी दोस्तों यहाँ तक भरा हुआ है, और थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। इसमें क्या है, नमक यहाँ पे है, नमक और चीनी दोस्तों यहाँ पे है, बाकी समय पानी है। तो पानी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें पानी की मात्रा क्या है, कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है, तो पानी इधर जाना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका कोशिका का पानी खत्म होना शुरू होता है, और ये जीव संकुचन होना शुरू होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग, तारक केंद्र इसमें पाया जाता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया था कि पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं पाया जाता है, सिर्फ क्या करता है, ये जंतु कोशिका में दोस्तों पाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राणी कोशिका में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39 है कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक की झिल्ली में क्या उपस्थित होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, माइकोलाइड। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, फाइकोलाइड हो जाएगा, थाइलाइड हो जाएगा, थाइलाइड होगा। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में क्या होता है, तो थाइलेकाइड होगा, थाइलेकाइड होगा। अगर आपको वो ना मिले तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक आवरण। तो सबसे पहले क्या करना है, थाइलेकाइड ढूंढिएगा। ये क्या करता है, यही करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण। वास्तव में दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हरित वर्णक ही करता है प्रकाश संश्लेषण। इसके उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऐसे समझिएगा, एक क्या हो गया, हरित लवक हो गया, इसे अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, तो थाइलेकाइड करते हैं। ये आपसे बोला जाता है कि हरित वर्णक के अंदर में दोस्तों क्या उपस्थित होता है, जो प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, तो क्या होगा, थाइलेकाइड होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे दोस्तों। अच्छा, ये 40 से 40 कोई दिक्कत नहीं। राइबोसोम किसका केंद्र है दोस्तों, तो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण आरएनए प्लस में प्रोटीन होता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आरएनए और प्रोटीन मिलकर करता है। इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन का संश्लेषण। इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है दोस्तों, तो राइबोसोम को जाना जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जब भी आप अपने एग्जाम में पढ़ेंगे दोस्तों, तो लास्ट वाला जो प्रश्न का पूछ होता है दोस्तों, उसको देखेंगे, क्योंकि वास्तव में
क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो आपको आखिरी मिलेगा। जैसे कि देखिए यही कथन क्या है इसमें नहीं बोल दिया गया। अगर दोस्तों यहाँ पे नहीं ठीक से आप नहीं पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आप जानते हुए भी गलती कर देंगे। तो हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ये आपका VBI होता है। हमेशा ध्यान देना दोस्तों, ये लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी जाके क्या दोस्तों आप स्पष्ट तरीके से आंसर दे पाएंगे। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दोस्तों, देखेंगे कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हाथ का कोशिका, पैर का कोशिका, पेट का कोशिका, दोनों तीनों का आकार अलग अलग होगा, लेकिन तीनों काम अलग अलग होगा, विशिष्ट कार्य के लिए दोस्तों बनते हैं। ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। कुछ कोशिकाएं के बदलते आकार, बिल्कुल दोस्तों ये क्या गलत हो गया है। अगर दोस्तों कोशिका का निर्माण लंबाकार हो गया है तो उसका मृत्यु भी क्या हो जाएगा दोस्तों, लंबाकार आकृति में होगा, ना कि दोस्तों बदल के गोलाकार हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये क्या बोला है, कुछ कोशिकाओं का बदलते आकार होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। बाकी क्या सही है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन को अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। प्रत्येक कोशिका क्या करता है, खुद से खाना बनाता है, खुद से खाना खाता है, खुद से उसका उत्सर्जन करता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये आपका क्या हो गया, गलत सेंटेंस हो गया। क्यों हो गया, कि अपना आकार कभी नहीं बदलेगा दोस्तों। क्वेश्चन, कोशिका सेल का, एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस का दोस्तों, तो बिजली कहाँ बनता है दोस्तों, बिजली घर। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। इसमें क्या होता है, बिजली बनता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि पावर हाउस दोस्तों कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है, कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अणु उपस्थित होता है, क्या अवशेष होता है दोस्तों। जंतु कोशिका में क्या नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि सेलुलोज किस में होगा दोस्तों, तो ये पादप कोशिका में होता है दोस्तों। क्या होता है, ये पादप कोशिका में होता है, जंतु में नहीं होगा दोस्तों। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जंतु में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये दोनों में होता है। ये क्या होता है, दोनों में पाया जाता है, पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। देखो गोल्जी काय उत्पन्न किससे होता है दोस्तों, तो गोल्जी काय का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो ER से। क्या है, तो रेटिकुलम दोस्तों। जैसे ये कोशिका दोस्तों हो गया, ये कोशिका हो गया, कोशिका में केंद्रक हो गया। केंद्रक के नीचे में दोस्तों क्या होता है, ये आपका क्या होता है, ER होता है। जैसे इसके नीचे में क्या होता है दोस्तों, ये आपका गोल्जी काय होता है। ये क्या होता है, गोल्जी काय होता है। ये क्या होता है, गोल्जी काय। इसको बोला जाता है ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इससे किसका निर्माण है दोस्तों, तो गोल्जी काय का निर्माण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ER से गोल्जी काय का निर्माण होता है, और गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है, लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, गोल्जी के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी काय का निर्माण होता है दोस्तों, गोल्जी काय का निर्माण होता है, और गोल्जी काय से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में से वे एक बार पादप कोशिकाएं कौन है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि पादप कोशिकाएं में से कौन है दोस्तों, तो मूल रोम सचल कोशिकाएं, वाहनी कोशिका दोस्तों क्या होता है, ये आपका पादप कोशिका होता है। एकमात्र पादप कोशिका कौन है दोस्तों, ये आपका वाहनी कोशिका, इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाएं में पाए जाते हैं दोस्तों। तो दोनों में कौन पाया जाएगा, तो अंजालिका और कोशिका कला दोस्तों। ध्यान रखेंगे, कोशिका कला और कोशिका भित्ति, ये सिर्फ क्या होगा दोस्तों, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, दोनों में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति फिर आ गया, ये सिर्फ पादप में दोस्तों। एक क्या है, न्यूक्लियस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट के नीचे क्या होता है, तो हरित लवक। और हरित लवक काम क्या है, धूप से खाना बनाना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाना बनाना। क्या जंतु धूप के माध्यम से खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं दोस्तों। वो खाना रोटी, आटा, चावल, गेहूं, मांस ये खाते हैं, धूप से वो अपना खाना नहीं बनाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपका नहीं होगा। तो अंजालिका और कोशिका कला क्या होगा दोस्तों, ये क्या होता है, दोनों में समानता पाई जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में दोस्तों किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल क्लोरेला है, क्या करता है, ये O2 बनाता है। ध्यान रखिएगा कि क्लोरेला एक ऐसा सवाल है दोस्तों जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति करता है। पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरेला क्या हो गया, अंतरिक्ष में ले जाने वाला सवाल कौन है दोस्तों, तो क्लोरेला है दोस्तों। प्रश्न है कि पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति का होता है दोस्तों,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कैरिकोनाइड। आप बोलोगे कि भैया नहीं लाइकोपिन होता है, तो दोनों को एक ही चीज बोला जाता है दोस्तों, दोनों को एक ही चीज बोला जाता है, लाइकोपिन ही बोला जाता है। तो दोनों पार्ट याद रखिएगा आप। क्वेश्चन है कि 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो केंद्र का खोज कौन किया दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब। ध्यान रखिएगा कि कोशिका में केंद्र कौन खोजा दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब दोस्तों। अब स्लीडेन, इसको क्या बोलते हैं? स्लाइडेन। आप लोग बताइए दोस्तों कि ये किसका खोज किया? ये आप लोग का आपका ये क्वेश्चन है इसका, आप कमेंट करके बताइएगा कि स्लाइडेन ने किसका खोज किया है, आप बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है दोस्तों? तो सेल्यूलोज हमेशा क्या हो जाएगा? पौधे में पाई जाती है दोस्तों। पॉइंट ध्यान रखिएगा कि पादप कोशिका में ही सेल्यूलोज पाई जाती है। सेल्यूलोज क्या होता है? तो कोशिका भित्ति होता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? तो सेल्यूलोज से। ये किसमें पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपका पौधे में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन दोस्तों क्या है? बेलाकार द्वार कोशिका किसमें होता है दोस्तों? तो बेलाकार द्वार कोशिका किसमें होगा? गेहूं में होगा। तो इसीलिए क्या कीजिएगा? स्टैटिक्स फैक्ट है, इसको आप रट लीजिएगा। बेलाकार द्वार कोशिका किसमें होगा? तो गेहूं में दोस्तों होगा। दोस्तों अब क्या है? कोशिका किसके कारण अस्फीत हो जाती है? सबसे पहले दोस्तों अस्फीत का मतलब क्या होगा? सबसे पहले ये समझिएगा, अस्फीत का मतलब हो गया पानी की मात्रा या जल की मात्रा अधिक हो गया। पानी की मात्रा अधिक हो गया तो क्या होगा? कोशिका फूल जाएगा। जैसे ही पानी निकलेगा तो पचक जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे है कि कोशिका किसके द्वारा अस्फीत हो जाती है? तो अंतः परासरण दोस्तों। क्या होगा? अंदर में पानी भर लेगा, उसको अंतः परासरण बोलेंगे। अब पानी शरीर से, कोशिका अपने शरीर से अपने अंग से बाहर निकाल देगा, उसका बोलते हैं तो बहिष्परासरण। अस्फीति में क्या होता है? पानी की मात्रा एक्स्ट्रा, वो फूल जाएगा, उसी को बोलते हैं अस्फीत दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि अतिवर्धन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो समझिएगा, अति बढ़ मतलब क्या हो गया? अत्यधिक हो गया चीज। कोशिका अगर आपका अत्यधिक हो रहा है कहीं पे तो वो कैंसर का पहचान होता है दोस्तों, वो ट्यूमर या कैंसर हो सकता है। तो ये बोलता है कि अति बढ़ने का अर्थ क्या है दोस्तों? तो किसी कोशिका में किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, तो क्या हो जाएगा? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि अगर हो रहा है तो उसे अति वर्धन करते हैं, जो कि एक कैंसर का कारण भी होता है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करता है ये कौन है दोस्तों? तो माइकोप्लाज्मा। पॉइंट याद रखिएगा कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा कोशिका इसी को बोला जाता है। जो कि दोस्तों ये पॉइंट एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये किस कुल में आते हैं दोस्तों? तो मोनेरा कुल में आते हैं। हिटलर का मोनेरा कुल में दोस्तों आता है माइकोप्लाज्मा और जीवाणु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र दोस्तों कहाँ पे है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान दोस्तों कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन किससे दोस्तों बनता है? जीवन का जो अस्तित्व है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है दोस्तों? तो कोशिका है। इसे ध्यान रखिएगा, पॉइंट को समझिएगा। जीवन की उत्पत्ति किससे होता है? कोशिका से होता है। और एक कोशिका से क्या होता है? जीवन की उत्पत्ति होता है। अब बहुत सारे जब कोशिका दोस्तों हो जाएगा, मतलब कि विशिष्ट कोशिका का समूह क्या कहलाएगा दोस्तों? तो ये ऊतक कहलाता है। और कई ऊतक मिलके दोस्तों, कई ऊतक मिलके किसका निर्माण होता है दोस्तों? तो अंग का निर्माण करता है। तो पॉइंट समझिएगा, ये दोनों मिलकर क्या होगा? अंग का निर्माण। तो सिंपल समझिएगा, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है। कोशिका के समूह को ऊतक बोलते हैं, ऊतक के समूह को अंग बोलते हैं, और अंग के समूह को पूरा ह्यूमन बॉडी बोलते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों घबराइएगा नहीं, मात्र 10 प्रश्न बचे हैं। आप लोग लगे रहिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लिए तो दोस्तों आपका कोशिका से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। वो नहीं होता है, आपके बायोलॉजी में 1 नंबर 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको 75 पे पहुंचना है, 75 प्लस जाना है दोस्तों।
तो आपको दोस्तों क्या करना होगा, ये जो आपका क्लास चल रहा है साइंस का, इसमें हर एक प्रश्न आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। पता नहीं 61 में से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कंपटीशन काफी टफ है दोस्तों, तो इस हर प्रश्न को आप ना एक आने वाला प्रश्न समझ के पढ़ेंगे तो फोकस ज्यादा रहेगा और मोटिवेट भी दोस्तों आप रहेंगे। देखिएगा कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता दोस्तों। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में दोस्तों क्या होता है, आरबीसी रक्त का क्या है, एक वर्णक है, रक्त का एक कोशिका है आरबीसी, उसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जबकि यकृत में आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, आपका मांसपेशी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डब्ल्यूसेमी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखोगे दोस्तों आप। दोस्तों क्वेश्चन है, कॉन्स्ट्रक्शन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहते हैं दोस्तों। तो ये आपके एग्जाम में दोस्तों नहीं आएगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि सक्रिय परिवहन, ये क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं, एलिमिनेट। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं कि सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं दोस्तों जो आपको नहीं पढ़ना होता है, और कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको आप डीप में पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये पॉइंट समझिएगा कि किस तरीके से दरवा के लिए आपके पास कौन सा टॉपिक आपके लिए डीप में पढ़ना है और दरवा के लिए कौन सा टॉपिक आप छोड़ के चल सकते हैं। तो आपको इस चैनल के माध्यम से हर चीज के, हर पॉइंट के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को कंटिन्यू दोस्तों देखते रहेंगे आप। क्वेश्चन दोस्तों है कि सबसे बड़ी मानव कोशिका क्या होता है दोस्तों। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सबसे बड़ी मानव कोशिका अंडाणु होता है, जो कि महिलाओं का होता है। और सबसे छोटा मानव शरीर का कोशिका कौन होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आपका अंडाणु हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों सबसे छोटा बोल देगा तो क्या हो जाएगा, तो शुक्राणु हो जाएगा, जो कि पुरुषों में दोस्तों होता है, शुक्राणु होता है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि ओवम अंडाणु क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगी, और सबसे छोटी कौन होगा दोस्तों, शुक्राणु होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में दोस्तों नहीं पाया जाएगा दोस्तों। तो दो ही तो है, एक कोशिका भित्ति है, एक क्या है आपका हरित लवक है दोस्तों। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का दोस्तों ये आपका पशु में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या हो जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, ये खाना बनाता है। तो कोशिका का क्या होता है दोस्तों, खाना गृह या किचन किसको बोलते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों बोलते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसको बोलते हैं, तो काइटिन को बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि कवक के बारे में 3%, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। कवक अपना खाना कहाँ रखता है, तो ग्लाइकोजन में रखता है दोस्तों। और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनता है, तो काइटिन के दोस्तों बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग, कि सितारों में प्लाज्मा बनने का दोस्तों कारण क्या है। तो आपको पता होगा कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है दोस्तों, तो 5 अवस्था होती है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, पदार्थ की कितनी अवस्था, तो 5 अवस्था होती है। 5 उसमें क्या होता है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, और आखिरी कौन सा, बोस आइंस्टीन। दोस्तों ये पॉइंट समझिएगा कि सितारों में जो आपका तारा होता है उसमें प्लाज्मा कैसे बनता है, तो इस विधि से दोस्तों बनता है। किस विधि से, प्लाज्मा विधि से। और प्लाज्मा में क्या होता है दोस्तों, इसमें उच्च रक्तचाप होता है, उच्च तापमान होता है। तो आप इस तरीके से भी आपका प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में से उच्च तापमान किसमें पाया जाएगा दोस्तों, तो प्लाज्मा में। अब बोस और आइंस्टीन क्या होगा, निम्न तापमान। तो हमेशा याद रखिएगा कि पदार्थ की 5 अवस्था में सबसे ज्यादा तापमान किसमें होगा दोस्तों, तो प्लाज्मा में होगा। और बोस आइंस्टीन में क्या हो जाएगा, निम्न तापमान होगा। ऐसे भी अपना आइंस्टीन साहब कूल थे ना, बोस साहब का क्या थे, कूल थे। तो कूल वाला कुल तापमान किसमें होगा, तो बोस आइंस्टीन में होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे दोस्तों। डैश एक बहुकोशिकीय जीव है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि मल्टी सेलुलर आपका और जीव कौन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पैरामीशियम क्या हो गया दोस्तों, एक कोशिकीय हो गया, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय, साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय। तीनों किसमें आता है दोस्तों, तीनों आता है मोनेरा में। तीनों किसमें आएगा, तो मोनेरा में आएगा। जबकि एगेरिका क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है दोस्तों। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। तो आप इस तरीके से
एलिमिनेट करके याद भी कर सकते हो या पढ़ सकते हो। आप यही प्रश्न दोस्तों क्या होगा, कुछ बच्चे होंगे कि पढ़ेंगे ये याद करके चले जाएंगे, नहीं, ऐसे याद नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर इसके जगह पे कोई और नाम आ सकता है तो आपको क्या करना है, ये जो 3 कॉमन है, ये तीनों कॉमन को आपको याद करना होगा पहले कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। वास्तव में आपका आंसर ये है। ये अगर आपको याद हो जाए दोस्तों तो आप ऑटोमेटिक एलिमिनेट करना सीख लोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों कि किस कोशिका ऑर्गेन का कोशिका मास्टर कहते हैं दोस्तों। पॉइंट समझिएगा दोस्तों, किसको दोस्तों मास्टर साहब बोलते हैं, गार्जियन साहब बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कौन कंट्रोल करता है, घर का कंट्रोल कौन करता है, मम्मी या पापा। तो कोशिका कंट्रोल कौन करेगा दोस्तों, तो ये आपका क्या करेगा, नाभिक करेगा, नाभिक करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, कौन करेगा दोस्तों, तो कोशिका के अंदर कौन होता है, नाभिक। ये कौन होगा, गार्जियन साहब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये क्या करेगा, कंट्रोल करता है। तो ये पॉइंट समझिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। तो प्रोटीन का फैक्ट्री दोस्तों कौन बनाता है, तो राइबोसोम बनाता है दोस्तों। प्रोटीन का संश्लेषण किसको बनाता है, तो राइबोसोम को बनाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री दोस्तों किसको बनाता है, तो राइबोसोम को बनाता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम में होता है। इसका निर्माण दोस्तों कैसे होता है, तो आरएनए परत में, आरएनए, आर से राइबोसोम दोस्तों, आर से आरएनए, ऐसा आप याद कर सकते हो, कनेक्ट करके याद रख सकते हो दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। देखिएगा ये आपका जो डीएनए होता है, डीएनए, ये आपका डीएनए होता है दोस्तों। इसमें कौन सा एक अंग है दोस्तों जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों कि ये पूरा धागा नुमा क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। उसमें से एक आकार का हटा देंगे दोस्तों, एक ऐसे क्या हो गया, गुणसूत्र दोस्तों, गुणसूत्र हो गया। उसमें से एक दोस्तों 8 हटा देंगे, ये आपका डीएनए हो गया। इसमें से दोस्तों ये लाइन को ले लेंगे दोस्तों, ये आपका जीन हो गया। तो डीएनए के अंदर दोस्तों कौन पाया जाता है, जीन पाया जाएगा। तो आप इस तरीके से ये पॉइंट को भी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाने आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मैं वादा करता हूँ कि साइंस का कुछ दोस्तों, साइंस में बिहार दरोगा में जो भी साइंस के प्रश्न आएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं पूरे 10 लाख बच्चों का गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जितने भी मेरे से जुड़े होंगे दोस्तों उनका साइंस में प्रॉब्लम कभी नहीं होगा दोस्तों। आप आराम से साइंस को पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। माफ कर देना बाबू।